ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, भाई हुई गाय तो अनायास की सींगनी का रूप धारण कर लेती है। एक मिनट बेटा, कुत्ता भी आपका बहुत गरीब आपकी जानवर है। अभय बंसल, आपकी रीडिंग बेटा, सॉरी, आपकी रीडिंग क्लियर नहीं है। हमें क्लियर नहीं है तो बच्चे को क्या होगी? कोई बहुत सारे बच्चे नए होंगे जो न्यू एडमिशन है, तो आप प्लीज दीक्षा, वेयर इज योर दीक्षा गोयल कहाँ है? मैं ये दीक्षा हैंड रेज करो, दीक्षा पढ़ना शुरू करो। मैम कौन सा चैप्टर है? मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था दीक्षा, मेरा। अच्छा दीक्षा, आपका वो दो बैलों की कथा। हाँ बच्चों, आप सब बच्चों का हैंड रेज है। हम पैराग्राफ वाइज आप सबको दीक्षा पढ़ लेगी, उसके बाद हम सब लोगों को मौका देंगे। इससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने से। सब बच्चे एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज दीक्षा आप स्टार्ट कीजिए। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम सब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निराबदा सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं। यस, क्या हुआ? क्या हुआ दीक्षा गोयल? चलिए काकोल, काकोल आप पढ़िए। काकोल, काकोल जैन, हाँ काकोल पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही अच्छा, सींगी का एक रूप। मिनट, एक मिनट, ब्याही हुई गाय का अर्थ क्या है समझते हैं आप लोग? जो गाय जो गाय बच्चे को जन्म दे देती है, जब गाय बच्चे को जन्म दे देती है तब हम उसे कहते हैं गाय, मतलब गाय का ब्याना। ठीक है, तो जब वो बच्चे को जन्म देती है तो अनायासी वो सिंगनी का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि अपने बच्चे की सुरक्षा के कारण। अगर उसके बच्चे की तरफ कोई जाता है, गाय बहुत सीधा जानवर माना जाता है, लेकिन जब वो ब्याह जाती है अर्थात वो बच्चे को जन्म दे देती है, तब उसके बच्चे की तरफ यदि कोई बढ़ता है तो अपने बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने के कारण वो सिंगनी का रूप धारण कर लेती है, अर्थात वो भी क्रोध में आ जाती है। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए बेटा। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना न देखा। जितना जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होता नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित ओके बेटा, ओके सीधापन ओके संसार। ओके बेटा। आप तनिष्का त्यागी यहाँ से स्टार्ट करिए। तनिष्का त्यागी, आज हम देखने जाते हैं कौन कौन से बच्चे अच्छे रीडिंग कर लेते हैं। तनिष्का त्यागी स्टार्ट कीजिए बेटा। विचार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा है वो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारा गरीब शराब नहीं पीते, चार पैसे कुसमे के लिए बचाकर रह सकते हैं। जी क्या हुआ?
कुछ प्रॉब्लम आ रही है लगता है। चलिए कृति अग्रवाल, कृति। मैम बार बार क्लास रिकनेक्ट हो ओके, रही है। अच्छा जी अच्छा अच्छा तोड़कर अच्छा। काम करते हैं जी किसी काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद संभव कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में घृण्य बना दिया। लेकिन गधे का सॉरी सॉरी बेटा, अगण्य बना दिया, यानी कि एक ही लड़ाई ने उसे संसार में आगे लाके, अगण्य का मतलब है आगे लाकर खड़ा कर दिया। एक ही लड़ाई में वो इतना तरक्की कर गए। जापान देखिए आज कितना तरक्की कर रहा है, चीन और जापान दोनों। तो इस बात को कहा गया है। हाँ चलिए। लेकिन गधे का एक ही छोटा भाई और भी है और उसे कम ही गधा है और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ करेंगे, मगर हमारा बेचारा ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। हाँ सभी अब एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, अब यहाँ से हम दूसरे बच्चे को आदित्य शर्मा, आदित्य शर्मा। हाँ स्टार्ट कीजिए बेटा। जूरी कांची जोर से आप बेटा, आवाज बहुत धीमे है, जोर से पढ़ो। जूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ की गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते हैं। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, छुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज बस बस दिया। बस 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 बेटा, यहाँ से पढ़ेंगी अर्पिता श्रीवास्तवा। अर्पिता श्रीवास्तवा, अर्पिता श्रीवास्तवा, अर्पिता जाने कहाँ चली गई। काकुल जैन, काकुल गुप्ता, सॉरी काकुल गुप्ता, स्टार्ट कीजिए। काकुल स्टार्ट करो बेटा।
बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यह बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दोनों दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे के कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव सोता पड़ गया का तात्पर्य समझते हैं आप लोग? पड़ गया तो एक दोनों मिनट ने बेटा, जोर मारकर काकुल वेट। सोता पड़ने का क्या क्या मीनिंग है? हैंड रेज करें। सोता पड़ना किसे कहते हैं? जब गांव में सोता पड़ गया। अभी सबके हैंड रेज हो रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कौन आंसर देना चाहता है या कौन सा। सोता पड़ने का क्या मीनिंग है बच्चों? बताइए, आप अनम्यूट करके बताइए खुद को। मैम सोता अकाल। है? मैम अकाल। क्या क्या? अरे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है बच्चों। अच्छा, हम नाम लेके पूछेंगे, हम नाम लेके पूछते हैं। ऋषभ बताएंगे क्या होता है सोता पड़ने का मतलब? ऋषभ? कि जब मैम गांव में बारिश नहीं पड़ जाती और सूखा पड़ जाता है तो मैम उसे कहते हैं। अरे हट पागल। सोता पड़ना, सोता, गांव में सोता पड़ गया, क्या क्या मतलब है? हाँ, सो गई और सब सो गए। अब बताइए, मतलब सोता पड़ने का मतलब है जब गांव में सभी लोग सो गए। गांव के जब सभी लोग सो गए, यानी कि जब सब लोग सो गए तो गांव सुनसान हो गया, सन्नाटा हो गया। बता रही है जो सब जब गांव में सब सो गए, बोलते हैं वो सूखा होता है, सूखा। अरे भाई वो सूखा होता है। यहाँ पर कौन बोल रहा है इतना? म्यूट योरसेल्फ। आदित्य शर्मा, म्यूट योरसेल्फ। आदित्य शर्मा। काव्या गोयल, म्यूट योरसेल्फ। काव्य शर्मा। काकुल तो खैर पढ़ रही है। देखिए, सोते का तात्पर्य है जब सब लोग सो गए। अब देखिए, हमने पूछ लिया, और नहीं तो आप लोग कितना कंफ्यूज होते। सूखा मतलब, सोते का मतलब समझते हैं सूखा पड़ना। नहीं भाई, सूखा नहीं, सूखा अलग है, सोता अलग है। ठीक है, यानी कि सब लोग, जब गांव के लोग सो गए तो उन्होंने अपनी मूक भाषा में, आप बोल तो सकते नहीं थे, जानवर थे, और यहाँ पर उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था नई जगह पर, और वो कंफ्यूजन में भी थे कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हमें हमारे मालिक ने यहाँ भेज दिया। क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें ये नहीं समझ पा रहे थे कि थोड़े दिनों के लिए ये उसका रिश्तेदार है और थोड़े दिनों के लिए हमें किसी काम के कारण यहाँ भेजा गया है। क्योंकि बेचारे जानवर थे, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे कि हमें शायद बेच दिया गया है। इस कारण से उन्होंने जैसे ही मूक भाषा में सलाह की कि अब हमें यहाँ से निकलना है, तो निकल कैसे सकते थे?
अब सबके सामने निकलते तो उन्हें मार भी पड़ती, पकड़ लिया जाता। तो उन्होंने इंतजार किया रात होने का। जब रात में सोता पड़ गया, अर्थात सब सारे लोग सो गए और गांव सुनसान हो गया, तब उन्होंने अपने भागने की कार्यवाही शुरू की, क्योंकि उन्हें क्या करना था, अब यहाँ से स्वतंत्र होना था, क्योंकि यहाँ पर लाकर, यहाँ पर ये लाए गए थे, यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने प्रयास जारी किया स्वतंत्र होने के लिए। हाँ, आगे बढ़िए काकुल। तो दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव यानी कि जो जिस रस्सी से वो बांधे गए थे, जो टूट गई थी, आधी तो वहीं रह गई, आधी उनके गले में लटक रही थी, उसे गराव कहते हैं। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई भूसा। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म में आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। बेटा एक मिनट, काकुल एक मिनट बेटा। काव्या, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? काव्या गोयल, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है। चलो बेटा शुरू करो। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर खा रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चावकर मिलता है। सूखे भूसे एक मिनट काकुल। मुस्कान, आप शुरू करिए। मुस्कान। यस मैम। हाँ शुरू करिए बेटा। ओके मैम। अगर तू ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरा पात्र,
दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वे ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वे मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके साहब समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, क्या भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराफ खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें
चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गाय हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वे अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चलने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को टहलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभलकर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या हुआ, कोई सांड डोकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड ओके पूरा मुस्कान वेट। बच्चों, इस कहानी को हम कल आगे बढ़ाएंगे और इस बार हम बता दें कि सैटरडे को आपका टेस्ट है ना। जो टेस्ट कई बारों से पोस्टपोन हो रहा था, वो जो कमिंग सैटरडे है उसको टेस्ट होगा। और ये बताइए, आप लोगों को सिलेबस हमने बहुत बार बताया है, तो क्या क्या आ रहा है। मुस्कान, एक बार अनाउंस करो। मुस्कान। सवैये, सालेम अली वाला और उपसर्ग प्रत्यय और एक और था मैम। क्या क्या था बताइए, हम बताते हैं। चलिए रसखान लिख लीजिए। हाँ, काव्या कुछ कहना चाह रही हैं। तनिष्का त्यागी, हैंड रेस करो बच्चों। देखिए लिख लीजिए, रसखान के सवैये, उपसर्ग प्रत्यय और मेरे संग की औरतें और सांवले सपनों की याद। ठीक है, ये चार चैप्टर ये 4 चैप्टर्स आ रहे हैं और ऑप्शनल हैं, यानी कि आपको एक आंसर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और हो सकता है ऑप्शन मिलते जुलते हों। आपको लगे ये भी सही है, ये भी सही है, आपको सही ऑप्शन चुनना है और उस पर टिक करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा है कि कोई चैप्टर बहुत वीक हो तो हम कल टेस्ट ले लें, बाकी चैप्टर्स के कल थर्सडे है। रसखान वाले चैप्टर के ले लीजिए। यस मैम। चलिए, तो कल आप लोग सब लोग इन्हीं 4 चैप्टर का रिवीजन करके आएंगे और इन्हीं 4 सब चैप्टर्स में से हम आपका टेस्ट लेंगे, ताकि हम आपकी परसों के मतलब कमिंग सैटरडे के जो टेस्ट है उसकी तैयारी करा सकें। ठीक है, तो बच्चों टाइम ओवर हो रहा है। सभी लोग कल टेस्ट के लिए पूरी तरह से चैप्टर को पहले रीड करेंगे, सारे चैप्टर्स, क्योंकि बिटवीन द चैप्टर आ रहा है, क्योंकि ऑप्शनल तो आपको बिटवीन द चैप्टर ही देना पड़ता है हमको। तो बिटवीन द चैप्टर आ रहा है, इसलिए कुछ भी आंसर आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका क्या काम है कि आप जो है प्रत्येक चैप्टर की रीडिंग जरूर लगाएंगे, ताकि आप बीच बीच में से जो, हाँ बोलो बेटा। मैम वर्ड मीनिंग्स भी आ सकते हैं? नहीं, वर्ड मीनिंग बिल्कुल नहीं आएंगे। वर्ड मीनिंग पे बिल्कुल ना तो अभी आएंगे, ना आपके जो आपका फर्स्ट टर्म होता है उसमें आएंगे, ना सेकंड टर्म। वर्ड मीनिंग 9th में नहीं आते। ठीक है, इसके अतिरिक्त हाँ क्वेश्चन आंसर्स केवल, वो भी ऑप्शनल है। तो कल हम तैयारी करते हैं। कल सभी बच्चे वैसे ही
अब ये हम नहीं कह सकते, हो सकता है जो आपके असेसमेंट वो वाले होते हैं ना, एक जिसमें मार्क्स आपको मैम काउंट क्षितिज होते हैं, भाग ये 1 में से क्या ओके। आएगा? क्षितिज में से बेटा आएंगे रसखान के सवैये और सामने सपनों की याद, मेरे संग की औरतें कृतिका का है और उपसर्ग प्रत्यय व्याकरण का है। ठीक है, चलिए मैम कल मिलते हैं। थैंक्स मैम।